दूसरे ही लम्हे उसने जो कुछ किया उससे मेरी हालत गैर हो गई। उसने एक झटके से अपना और मेरा लिबास उतार दिया। मेरा मुंह खुले का खुला रह गया और फिर मेरी आंखें बंद हो गईं। इन बंद आंखों में एक चमकदार ह्योला रक्सा था। वो सब कुछ जो मैंने कभी नहीं देखा था मेरी बंद आंखों में कूद रहा था। फिर मैंने इस बेलबास वजूद को अपने नज़दीक पाया। उसका वजन मेरे सीने पर था। मैं बेजान हो गया था। मेरे पूरे वजूद में सनसनाहट थी। लेकिन सरदार साहब, आप इस मौका से फ़ायदा क्यों नहीं उठाते? ये तो एक हसीन मुस्तकबल का सवाल है। आपकी पुश्तें भी ऐश करेंगी, जहांगीर साहब बोले। दादा जान ने आपका तज़किरा करते हुए एक बात कही थी, वो ये कि आप इस ख़ानदान के बही खवा हैं। इन अल्फाज की रोशनी में मैं यहाँ तक आ गया हूँ जहांगीर साहब। मैं तन्हा इंसान हूँ और मैं अकेला उन लोगों से नहीं निमट सकता। खुदा के लिए आप मुझे ऐसा मशवरा ना दें। लेकिन सरदार अली साहब, इसमें हर्ज क्या है? हर्ज? मैंने एक गहरी सांस लेकर कहा, हर्ज तो बहुत है जहांगीर साहब। मेरा ज़मीर मुझे इसकी इजाज़त नहीं देता। शायद मेरी रगों में फरसूदा खून है। जज्बा हमदर्दी तो मुझे उसके लिए मजबूर कर सकता है, लेकिन मैं उन लोगों का आलाकार नहीं बन सकता जो मासूद साहब की दौलत हासिल करने के ख्वाह हैं। ओहो, लेकिन आपने मासूद साहब से बात क्यों नहीं की? मैं उनके अरमानों का खून नहीं कर सकता। हारून की ज़िंदगी से उन्हें जो खुशी हुई है मैं उन्हें नहीं छीन सकता। मेरी हिम्मत नहीं पड़ती। मैंने जवाब दिया। तअज्जुब है सरदार अली साहब, सख्त तअज्जुब की बात है। आप करोड़ों रुपए की जायदाद और दौलत को ठुकरा रहे हैं सिर्फ अपने ज़मीर की खातिर। अगर मुझे उन लोगों की नीयत मालूम हो जाती तो शायद इब्तिदा में ही मैं इसे तैयार ना होता, लेकिन सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता मालूम हुआ। अच्छा ये बताइए कि आपने दादा जान से ये बात क्यों कही थी कि जायदाद वगैरह आपको सौंप दी जाए और मुझे उसकी हदायत मिली थी? अब आप उन लोगों की निशानदही करें जिन्होंने आपको आलाकार बनाया है। क्या कहा गया था आपसे सरदार अली साहब? मुझसे कहा गया था कि एक ऐसे शख्स की अमदाद का सवाल है जो उस सदमे की वजह से ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा है, और मैं सिर्फ उस जज्बे की बुनियाद पर तैयार हो गया था। तअज्जुब है, सख्त हैरत है, और कोई भी तमीज़ नहीं कर सकता कि आप हारून नहीं हैं। अफजाल साहब, उनका ताल्लुक भी उसी ख़ानदान से है, मैंने जवाब दिया। और जहांगीर साहब कुछ देर तक साख्त व जामद रहे। फिर उन्होंने अपनी पुश्त पर मौजूद एक दरवाजे की तरफ रुख करके कहा, आ जाइए जनाब। यहाँ तो सिचुएशन ही बदल गई। और पुश्त का दरवाज़ा खोलकर एक नौजवान शख्स अंदर दाखिल हो गया। मखमल के कोट में मलबूस बेहद स्मार्ट नौजवान था, लेकिन उसकी शक्ल देखकर मुझे चक्कर आ गए। वो 100% मेरा हम शक्ल था। ऐसी अनोखी मुशाबत थी कि मैं दंग रह गया। खादम को हारून कहते हैं, उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, और मैं मुसर्रत से उछल पड़ा। हारून साहब, आप जिंदा हैं? बेफजले खुदा, लेकिन बड़ी शर्मिंदगी हुई है उस वक़्त सरदार साहब। क्यों? जहांगीर साहब ने पूछा। भाई, हमने तो बड़े प्रोग्राम बनाए थे इनसे निमटने के लिए। हमें क्या मालूम था कि मेरा हम शक्ल मेरी ही मानद हसीन दिल का मालिक है। हारून साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं अभी तक परेशान और सरासीमा बैठा हक्का बक्का उनकी शक्लें देख रहा था। परेशान होने की जरूरत नहीं दोस्त, मैं तुम्हें तफसील बताता हूँ। जहाज़ का हादसा वाकई हुआ था, लेकिन इत्तफाक से मैं उस जहाज़ में सफ़र नहीं कर सका था। मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया और फिर तवील अरसे तक हस्पताल में रहना पड़ा। उसके बाद मैं खामोशी से वापस आ गया। कोठी पहुंचा तो तुम्हें देखा और मैं खामोशी से वहां से वापस चला आया। फिर मेरे एक ख़ास आदमी ने कोठी के हालात मुझे बताए और कहा कि मैं तो यहाँ मौजूद हूँ। चुनाचा मैं सीधा जहांगीर साहब के पास पहुँच गया और जहांगीर साहब ने उस सिलसिले में काम शुरू कर दिया। हम दोनों हैरान थे कि आखिर तुम कौन हो, और हमारा ख्याल था कि तुमने अपने चेहरे पर कोई नफीस मेकअप कर लिया है। बहरहाल हम हालात का जायज़ा लेते हुए ये सोच रहे थे कि तुम्हारे ऊपर भरपूर हाथ डालें। हमें यकीन था कि तुम बिल्कुल तनहा नहीं हो और तुम्हारी पुश्त पर कोई और भी है। बल्कि एक बार तो जहांगीर साहब ने अफजाल साहब का नाम भी लिया था, और ये जहांगीर ही नहीं जहां दीदा भी हैं। हारून मुस्कुराकर बोला। मैं अब भी शशदर था, लेकिन मेरे जहन से बोझ जरूर उतर गया था। अब अगर अफजाल साहब रोशनी में भी आ जाएं तो दादा मियाँ की जान का खतरा नहीं है।
क्या आप क्या सोचने लगे हैं जनाब? जहांगीर ने पूछा। बिल्कुल ठीक, अब कोई खतरा नहीं है, मैं बेख्तियार बोल उठा। क्या खतरा? दादा मियाँ के लिए। मेरा मतलब है कि अब मैं खुद ही उन्हें तफसील बता दूंगा। और मैं भी सूली पर लटक रहा था। जब से मुझे नजमा ने तफसील बताई मैं सख्त परेशान था। मैं सोचता था कि अफजाल साहब को कभी कामयाब ना होने दूंगा। बस खतरा था तो सिर्फ दादा जान का। असलियत मालूम होने के बाद वो फिर उस गाम का शिकार हो जाएं कि हारून मर चुके हैं। तुम नेक इंसान हो सरदार अली, बल्कि अब तो हम इसलिए तुम्हारे शुक्रगुजार हो गए हैं कि जिन मराहल से मुझे गुजरना पड़ता उन्हें तुमने खत्म कर दिया। हारून बोला। तो फिर आप दादा जान से मिल लें। ओह नहीं सरदार अली, क्या अफजाल साहब को यूं ही छोड़ दिया जाए? जहांगीर ने कहा। और फिर मैं क्या करूं? तुम अब वो करो जो हम कहें। जरा सी तफरी भी रहनी चाहिए। और वैसे ये फौजिया या नजमा साहबा बजाते खुद क्या चीज हैं? एक मजलूम लड़की जिसे अफजाल साहब ने शिकंजे में जकड़ रखा है। मैंने मुख्तसरन नजमा के बारे में तफसील बता दी। ओहो, तब तो उसे भी सहारा मिलना चाहिए। क्या ये मुमकिन नहीं सरदार अली कि आप उसे अपना लें? हारून ने कहा। और मैं परेशान हो गया। ये कैसे मुमकिन है हारून साहब? क्यों मुमकिन नहीं है? वो एक शरीफ लड़की है, लेकिन मेरी हालत। आप एक काम करें सरदार अली साहब, अब तक आपकी शराफत अफजाल साहब पर खर्च होती रही, अब उसे हमें सौंप दें। क्या मतलब? मतलब ये कि अब जैसा हम कहें करते रहें और हम भी आपके शुक्रगुजार होंगे। देखिए, आपने अब तक इस खानदान की बेहतरी के लिए सोचा है, एक बार और सही, और मेरे लिए। और फिर यूं भी आप पर मेरा तो हक भी है। आप मेरे हम शक्ल हैं। बोलिए, हमसे तावन करेंगे? ठीक है हारून साहब। मैंने गर्दन झुका दी और वो दोनों खुश हो गए। फिर वो कई घंटे तक मुझसे बहस करते रहे और बहुत से मसले हल हो गए। और उन्होंने बिल आखिर मुझे चंद अहम अक़दामात के लिए मजबूर कर दिया और मैं तैयार हो गया। फिर चंद ज़रूरी कागजात जहांगीर साहब ने मेरे हवाले कर दिए और उसके बाद मुझे इजाज़त मिल गई कि मैं वहाँ से उठ गया। लेकिन अब मुझे काफ़ी इत्मीनान था। कम अज़ कम ये एहसास ज़हन से मिट गया था कि मैं किसी मुजरमाना कार्रवाई में हिस्सा ले रहा हूँ। वापस कोठी पहुंचा तो दादा जान मुंतज़िर थे और मुझसे तफसीलात पूछी और मैंने कागजात उनके सामने रख दिए। खूब, ये काम हो गया और आज रात को मैं इन लोगों में ऐलान कर दूंगा। बेहतर है दादा जान, मैंने जवाब दिया। और फिर रात के खाने के तवील मेज पर जबकि सब मौजूद थे, दादा जान ने कहा, मेरा ख्याल है कि खाना खाने से कबल मैं आप सब लोगों को एक अहम इतला दूं। क्या आप लोग मुझे इसकी इजाज़त देंगे? ज़रूर चाचा जान, क्या हुक्म है? मामू तसद्दक बोले। खुदाई इज़्ज़ा व जल के फजल से हारून मियाँ जिंदा सलामत हमारे दरमियान वापस आ गए हैं और ये दौलत जायदाद बिला शिरकत गैर उनकी है और मैं आज अपने कांधों पर से ये बोझ उतार रहा हूँ और सब कुछ उनके हवाले कर रहा हूँ। जहांगीर ने सारी कार्रवाई मुकम्मल कर ली है और अब हारून बिला शिरकत गैरे इस सारी जायदाद के मालिक हैं। खुदा मुबारक करे, खुदा उम्र दराज करे। आवाज़ें बुलंद हुई, लेकिन उनके खोखलेपन का बखूबी एहसास हो रहा था। मुझे यकीन है कि आप सब लोग हारून से तावन करेंगे। जो लोग जायदाद वगैरह की निगरानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं वो फौरी तौर पर तमाम हिसाबात और तफसीलात हारून को पेश कर दें। दादा जान ने कहा और गोया लोगों को सांप सूंघ गया। फिर तसद्दक मामू ने ही जुर्रत की, लेकिन चचा जान, जो लोग ये इंतजाम संभाले हुए हैं सब अपने ही हैं और क्या इसकी जरूरत बाकी रह जाती है? हाँ हारून आज सरे नौ इस सिलसिले में कार्रवाई करेंगे। उन्हें पाई पाई का हिसाब दिया जाए। दादा जान की आवाज़ ठोस थी और उसके बाद कोई कुछ ना बोला। फिर खाना शुरू हो गया, लेकिन उस रात सब ने बददिली से खाना खाया। सिर्फ ताहरा थी जो लंबे लंबे हाथ मार रही थी। प्रोग्राम के दूसरे दौर का आगाज दूसरी सुबह को कर दिया गया और मैंने दादा जान से बात की थी। दादा जान, मैं अफजाल साहब को भी यहीं लाना चाहता हूँ। अफजाल को क्यों बेटे? और दादा जान ने तज्जब से पूछा। बस ये मेरी ख्वाहिश है और बराह करम इजाज़त दे दें। तुम बच्चे नहीं हो हारून मियाँ, अपना भला बुरा खूब समझते हो। अगर तुम बेहतर समझते हो तो ठीक है, मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? दादा जान ने कहा। आप मुतमिन रहें दादा जान, कोई ऐसी बात नहीं होने पाएगी और मैं उनके सुपुर्द अहम जिम्मेदारियां करूंगा। जुराइम की तलाश के लिए एक मुजरमाना जहन बहुत मौजू होगा, लेकिन मैं उन्हें भी एक हद में रखूंगा। बस आप मेरा खेल देखते रहें।
میں نے کہا نا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں, جو مناسب سمجھو کرو. دادا جان میرے ساتھ ہمیشہ بھرپور تعاون کرتے تھے اور میں نے ان کا شکریہ ادا کیا, اور پھر میں دن کو 11 بجے کے قریب افضال صاحب کی طرف روانہ ہو گیا. افضال صاحب موجود تھے اور مجھے دیکھ کر کھل اٹھے اور بڑے اتفاق سے بٹھایا. مجھے علم ہوا تھا کہ تم آئے تھے, بس میں بھی بعض اوقات مصروف ہو جاتا ہوں. اور سناؤ کیسے حالات چل رہے ہیں؟ میں تو خادم ہوں افضال صاحب, آپ کی ہدایت پر حرف بحرف عمل کر رہا ہوں, اور یہ ان کاغذات کی نقول ہیں جن کے تحت دادا جان نے سارے اختیارات مجھے سونپ دیے ہیں. اور میں نے ایک فائل افضال صاحب کے سامنے رکھ دیا. افضال صاحب فرتے مسرت سے اچھل پڑے اور وہ کاغذات دیکھتے رہے, اور پھر انہوں نے اٹھ کر مجھے گلے لگا لیا. واہ میرے شیر, اور تم نے تو سب کو چت کر دیا, اور خدا کی قسم اتنی زبردست کامیابی کی مجھے امید نہیں تھی. شکریہ, اب کیا حکم ہے؟ میں نے کہا. اب ان کے حلق میں ہاتھ ڈال کر ایک ایک پائی گلوا لو ان سے. واہ کیا کام ہے, کاش میں براہ راست ان سب سے نمٹ سکتا. افضال صاحب ہاتھ ملتے ہوئے بولے. کب چل رہے ہیں آپ کوٹھی پر؟ میں نے پوچھا. کہاں؟ معصوم صاحب کے ہاں. افضال صاحب بولے. جی ہاں. اوہ نہیں ہارون بیٹے, میرا وہاں جانا ممکن نہیں. معصوم صاحب بھی مجھے پسند نہیں کرتے, اور دوسرے لوگ تو میرے نام سے چلتے ہیں, لیکن اب وہ کوٹھی میری ملکیت ہے. میں نے کہا. ٹھیک ہے, لیکن ابھی نہیں. معصوم صاحب کو آرام کرنے کی کوشش کرو, وہ اگر اجازت دے دیں تو پھر میں وہاں ہوں. یہ کام میں کر چکا ہوں افضال صاحب, میں نے کہا. اور افضال صاحب ایک بار پھر اچھل پڑے. کیا مطلب؟ دادا جان سے اجازت لے لی گئی ہے, سامان باندھیے. میں نے کہا. ارے کب, کیسے آخر؟ اور انہوں نے کپ کپاتے ہوئے لہجے میں پوچھا, اور میں نے مختصراً سی تفصیل بتا دی. افضال صاحب خوشی سے دیوانے ہو گئے. کمال ہے, بس کمال ہے. اوہو, اور تو تم بہت عظیم نکلے ہارون. تم تو تیاریاں کریں اور ہم چل رہے ہیں. ابھی نہیں, شام کو آؤں گا, اور پہلے ایک مہمان کی حیثیت سے آؤں گا اور ذرا یہاں کا جائزہ لے لوں. تم شام کو 5 بجے چائے پر میرا انتظار کرنا, اور ہاں ذرا سا اہتمام بھی ہو جائے, بہتر ہے. میں نے جواب دیا. فوزیہ بھی آئے گی میرے ساتھ؟ افضال صاحب بولے. ضرور, ظاہر ہے. میں نے جواب دیا, اور پھر دیر تک میں ان کے ساتھ رہا. جہانگیر علی ایڈوکیٹ کا ذکر بھی آیا, لیکن اب کوئی خطرہ نہیں تھا. افضال صاحب کے خیال کے مطابق میں اب خطرات سے نکل گیا تھا, اور پھر میں چلا آیا. شام کو لان پر چائے کا اہتمام کیا گیا. معصوم صاحب بھی موجود تھے, اور ان سب لوگوں کی موجودگی میں افضال صاحب فوزیہ کے ساتھ اندر داخل ہوئے. فوزیہ سادے سے لباس میں بے حد حسین نظر آ رہی تھی. لوگوں نے انہیں دیکھا اور بل کھا کر رہ گئے. خدا خیر کرے, اور یہ کہاں سے نازل ہو گیا؟ پھوپھی زلیخا بولی. یہ کیا لغویت ہے؟ یہ لڑکی کون ہے اس کے ساتھ؟ ناہید بیگم بولی. میرے مہمان ہیں اور ان کا احترام کیا جائے, میں نے طنزیہ لہجے میں کہا, اور سب کے سب منہ کھلے رہ گئے. افضال صاحب نے سب سے پہلے معصوم صاحب کو سلام کیا, اور معصوم صاحب ذہنی طور پر تیار تھے. اس کے بعد دوسرے لوگوں سے رسمی سی ملاقات کی, لیکن کسی نے اتفاق کا اظہار نہیں کیا تھا. البتہ میں بڑے خلوص سے پیش آیا. یہ لڑکی کون ہے افضال صاحب؟ معصوم صاحب بولے. میری بچی ہے. لیکن تم نے شادی کب کی؟ آپ لوگوں کی شفقت سے محروم ہو کر زندگی میں کوئی سہارا تو تلاش کرنا ہی تھا, لیکن افسوس کہ وہ سہارا بھی میرا ساتھ نہ دے سکا. جیتی رہے, پیاری بچی ہے, معصوم صاحب نے کہا. آج ہارون میاں نے بچھڑے ہوئوں کو ملا دیا ہے. انہوں نے تو بڑی ذمہ داریاں رکھ دی ہیں میرے کاندھوں پر. بہرحال ان سے عہدے برا ہونے کی کوشش کروں گا. اور کیا ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں تمہیں افضال صاحب؟ ماموں تصدق نے طنزیہ پوچھا. جائیداد, ملوں اور دوسرے کاروبار کا حساب کتاب آپ لوگوں سے لینے کی ذمہ داریاں, افضال صاحب نے الفاظ چباتے ہوئے کہا. یہ کیسے ممکن ہے چچا جان کہ اب ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا؟ ماموں تصدق بری طرح بگڑ گئے. یہ معاملات اب ہارون میاں کے ہیں, اور میں ہر معاملے میں مداخلت چھوڑ چکا ہوں. لیکن یہ ہماری توہین ہے. اجمل صاحب بولے. میں ذاتی معاملات میں داخلت پسند نہیں کروں گا. افضال صاحب اب یہاں قیام کریں گے, تب پھر ہارون میاں ہمیں یہاں نہیں رہ سکیں گے. ہمیں اپنی عزت عزیز ہے. آپ ضرور یہاں سے چلے جائیں, لیکن حسابات دینے کے بعد, اور اس کے لیے آپ قانونی طور پر پابند ہیں. میں نے سخت لہجے میں کہا, اور کھلبلی سی مچ گئی. بری حالت ہو گئی تھی ان لوگوں کی, اور افضال صاحب فاتحانہ انداز میں مسکرا رہے تھے. دادا جان کا مکمل تعاون حاصل تھا. دوسرے ہی دن افضال صاحب میں ساز و سامان کے آ گئے. ان کے لیے ایک بہترین حصہ خالی کرا لیا گیا.
तमाम लोगों की बुरी हालत थी, लेकिन मजबूर थे। अफजाल साहब ने दूसरी दिन हदायत जारी कर दी। कराची भी तार दे दिया गया। बहरहाल कोठी की फिजा काफ़ी दिलचस्प हो गई। हर चेहरा उतरा हुआ था, सब के मुंह पर हवाइयाँ उड़ रही थी। हवेली में रात गए तक नशस्तें जारी रहीं। तमाम हिसाबात तलब कर लिए गए और उनमें काफ़ी गड़बड़ निकल रही थी, और ये गड़बड़ दादा जान के इल्म में भी आ रही थी, लेकिन किसी के पास कोई जवाब ना था। दादा जान सब को लानत मलामत भी करते रहे और वो कहते थे कि मैंने हर तरह से तुम सब लोगों का ख्याल रखा। मुझे क्या मालूम था कि तुम लोग अपना घर बना रहे हो। और दादा जान ने नोटिस दे दिया कि सारे हिसाबात बिल्कुल दुरुस्त किए जाएं, वरना वो कानूनी चाराजोई करेंगे। और फिर मेरे पास रोज आने लगे। मामू तसद्दुक, खालू, जमाल और फूफा वगैरह ये सब मेरे पास रहम की दरख्वास्तें लेकर आए थे, और उन सब ने मुझे अपने औलादों के हवाले दिए और कहा कि आखिर मैं उनका खून हूँ और वो ये सब कुछ अदा नहीं कर सकते। बहरहाल मैंने उनमें से चंद को मुराद दे दी, और ख़ास तौर से तहरा के वालिदैन को हर परेशानी से मुस्तना करार दे दिया, और उसकी वजह सिर्फ ताहरा थी। पूरे घर में फौजिया का बाइकाट कर दिया गया। सिर्फ एक ताहरा थी जो हर वक्त उसके साथ रहती, और वो भी शायद मेरी दिल्ली वारदात को समझ चुकी थी, और घर में हंगामे हो रहे थे, लेकिन असल शख्स अभी तक पर्दे में था। मैं जहांगीर साहब और हारून की हदायत हासिल करता रहता और उसी के मुताबिक काम कर रहा था। वो मेरी कारकर्दगी से पूरी तरह मुतमिन थे और अक्सर कोठी के वाक़यात से लुत्फ़ अंदोज़ हुआ करते। ये वक्त गुजरता रहा और लोगों की हालतें ख़राब होती चली गईं। बहुत से लोगों को अपना साजो सामान बेचकर अदायगियाँ करनी पड़ी थी, और मैंने किसी से कोई तकल्लुफ़ नहीं किया। बस जहाँ तक उन्हें मुराद दे सकता था देता रहा। अलबत्ता उन लोगों में से किसी ने यहाँ से जाने की कोशिश नहीं की, और शाजिया और नादरा और दूसरी तमाम लड़कियां अब इसी बात से बदल हो गई थीं कि मैं कभी उनकी तरफ मतवज्जा रहूँगा। वो बिल्कुल ही मायूस हो चुकी थी, लेकिन बहर सूरत कोशिशें बराबर जारी थीं। फूफी ज़ुलेखा अब भी सदके वारी जाती, हालांकि दिलों का हाल खुदा के साथ साथ सब पर ही आश्कार हो चुका था। सब के मुंह बिगड़े रहा करते थे और सब एक दूसरे को चोर निगाहों से देखते रहते, और अब हमें दूसरे मराहल की जानब मतवज्जा होना था। उस दिन जहांगीर साहब से मुलाकात हुई तो जहांगीर और हारून ने एक और तजवीज़ पेश की। भाई सरदार अली साहब, अब आप एक और काम की बुनियाद रख दें, और मेरा ख्याल है कि ये काम भी जल्द अज जल्द हो जाना चाहिए। जनाब, मैंने सवाल किया, नजमा से शादी? क्या मतलब? हाँ, ये शादी ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 हफ्ते तक हो जानी चाहिए, जहांगीर साहब ने कहा। मगर मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ? मैंने फूले हुए सांस के साथ पूछा। ठीक है, तो फिर दादा जान से कहना कि कल मैं आ रहा हूँ, जहांगीर साहब ने कहा, और हारून हंस पड़ा। अब बोलो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं क्या अर्ज करूं, लेकिन हारून साहब, ये कुछ ज्यादती नहीं हो जाएगी? मैंने कहा। किसके साथ? हारून ने सवाल किया। मेरे और मेरे वालिदैन के साथ। सरदार अली, वालिदैन को तुम बाद में समझा देना, और इस वक्त हालात इसी के मुतकादी हैं कि नजमा को ज़्यादा देर तनहा नहीं छोड़ना चाहिए। फौजिया का मुस्तकबल तुम्हारे हाथ में है। अगर उसी वक्त यह सब कुछ नहीं किया जाता तो नजमा परेशान हो जाएगी। हारून ने कहा, और मैं गर्दन झुकाकर कुछ सोचने लगा। फिर मैंने कहा कि ठीक है जहांगीर साहब, आप दादा जान से बात करें। और जहांगीर साहब दूसरे दिन सुबह ही आ मौजूद हुए थे। ना जाने उन्होंने दादा जान को क्या पट्टी पढ़ाई कि दोपहर को दादा जान ने मुझे तलब कर लिया। वो मुझे गहरी नज़रों से देख रहे थे, और तब उन्होंने सवाल किया, ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? जी। और मैंने तअज्जुब से बोला। बहरहाल मैं इससे मुनहरफ नहीं हूँ। मैं वही चाहता हूँ हारून बेटे जो तुम्हारी खुशी है, और मैं आज ही अफजाल साहब से बात करता हूँ, और मेरा ख्याल है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर यह काम मुकम्मल कर लिया जाए। क्या ख्याल है कि आइंदा जुमा कैसा रहेगा? दादा जान, और मैंने गर्दन झुका ली, और दादा जान मुस्कुराने लगे। बेटे, मेरी दिली ख्वाहिश है कि तुम्हें सारी जहां की खुशियां मैसर आ जाएं। बस खुदा तुम्हें खुश रखे, दादा जान ने कहा। और ये कोठी तो अब हंगामों का मरकज बन गई थी। चुनाचा अफजाल साहब से गुफ्तगू करने के बाद, जब दादा जान ने रात के खाने के बाद फिर जब मेरी और फौजिया की शादी का ऐलान किया, तो बहुत से चमचे और प्लेटें गिर गईं। बहुत से अफराद ने उस खाने का बाइकाट किया, और ये पहला शदीद एहतजाज था। लेकिन दादा जान के अल्फाज बहुत सख्त थे, और जिसे मेरे उस फैसले पर एतराज़ हो
वो आज रात को ये कोठी छोड़ दे। सुबह को मैं उन लोगों का जायजा लूंगा जो मुझसे मुतफिक हों। इन अल्फाज के साथ ये मजलिस बर्खास्त हुई थी, लेकिन दूसरी सुबह सब ही मौजूद थे। अलबत्ता एक वफद दादा जान से मिला था और उसने स्याह व सफ़ेद बताए, लेकिन दादा जान ने सब मुस्तरद कर दिए। शादी की तैयारियां होने लगीं और उनमें सबसे ज़्यादा खुश ताहरा थी। उस वक़्त भी वो मेरे पास बैठी हुई थी। और फौजिया बहुत खूबसूरत लड़की है, मुझे भी पसंद है। शुक्रिया, लेकिन ये फ़ैसला आपने कब किया? बस अचानक, और सब के मुंह बने हुए हैं। क्या फ़र्क पड़ता है उसे? आप अपना ख्याल रखें हारून भाई, कहीं कोई आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे। तुम बेफिक्र रहो ताहरा, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हाँ बेचारी नाकाम लड़कियां, बुरी हालत है सबकी। हाँ ये तो है। बहरहाल देर तक हम गुफ्तगू करते रहे और वक़्त तेज़ी से गुजरता रहा। फिर शादी का दिन आ गया और मेरी कोशिश से बहुत कम लोगों को दावत दी गई। मैंने दादा जान से कहा था कि शादी के बाद एक आम तकरीब कर दी जाएगी और उस वक़्त मामला घर के लोगों तक ही रहेगा। निकाह के वक़्त जहांगीर साहब भी मौजूद थे और काजी साहब ने रजिस्टर खोला और दुल्हा और दुल्हन का नाम पूछा। दुल्हा का नाम सरदार अली और वालिद महमूद अली लिखिए, जहांगीर साहब ने कहा और नज़दीक बैठे हुए अफजार साहब काम पर रह गए और दूसरे लोग भी मुंह फाड़ कर रह गए थे। काजी का इल्म चल पड़ा। दुल्हन का नाम काजी साहब ने पूछा। नजमा बेगम बिनत वहाब अहमद, जहांगीर साहब बोले। और जहांगीर, ये क्या लगवियत है, ये किसका नाम है? इस बार दादा जान ने दखल दिया और दुल्हा और दुल्हन मासूद साहब, जहांगीर साहब ने कहा। मैं कहता हूं कि ये क्या बकवास है। अफजाल साहब ने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त दो मेहमानों ने पिस्तौल निकालकर अफजाल साहब के सीने पर रख दिए। जुम्बश ना करे अफजाल साहब, हमारा तलक इंतजामिया से है, आपका खेल खत्म हो चुका है। मैं कहता हूं कि मेरी कोठी में ये सब कुछ क्या हो रहा है? जो कुछ हो रहा है मेरी इजाज़त से हो रहा है। दादा जान, बराह करम आप मुदाखलत ना करें। एक बात अकब से उभरी और हारून एक खूबसूरत लिबास में अंदर दाखिल हो गया। एक बार फिर लोगों पर हैरत के पहाड़ टूट पड़े और वह कभी मुझे देख रहे थे और कभी हारून को, और दादा जान ने सर पकड़ लिया। निकाह पढ़ाएं काजी साहब, हारून बोला और काजी साहब कार्रवाई करने लगे। हारून मासूद साहब के पास बैठ गया। इंतहाई अजीब हालत में निकाह हो गया और निकाह के खुतबे के बाद हारून उठ खड़ा हुआ। अब इस ड्रामे की थोड़ी सी तफसील बता दूं आप लोगों को कि ये कहानी भी आम कहानियों से मुख्तलिफ नहीं है। मेरा हमशक्ल दोस्त सरदार अली ही है और एक नेक सिरत इंसान जिसने मेरी बड़ी मदद की, हालांकि वह अफजार साहब की साजिश का शिकार हुआ था। हारून ने इब्तिदा से एक एक बात बतानी शुरू कर दी और लोगों के मुंह हैरत से खुले हुए थे। इस तरह अफजार साहब को शदीद नाकामी का मुंह देखना पड़ा है और उनके बारे में सारा रिकॉर्ड पुलिस को दे दिया गया है और महकमा खुफिया के दो अफसरान यहाँ मौजूद हैं जो अपना फ़र्ज अंजाम दे चुके हैं। रुख हारून ने इशारा किया और पुलिस के अफसरान ने अफजार साहब के हाथों में हथकड़ियाँ डाल दी और दादा जान हारून से लिपटे हुए थे। और उसी की रात भी अजीब थी। मैं और नजमा अजीब से कफियात का शिकार थे। मैंने नजमा से कहा कि मैं उसे अपनी छोटी सी बस्ती ले जाऊंगा, अपने वालदैन और बहनों से मिलाऊंगा, और नजमा ने फरते मसरत से आंखें बंद कर ली थीं। मैं अपने अम्मी और अब्बू से क्या कहूँगा? वो शर्मगी आवाज़ में बोली। ये जिम्मेदारी भी मुझे ही पूरी करनी होगी, आप फिक्र ना करें, मैंने कहा। और दूसरी सुबह हालात बदले हुए थे। अफजार साहब की गिरफ्तारी से सभी खुश थे और फिर अभी तो हारून बाकी था। टूटी हुई उम्मीदें फिर बंध गई थी। जंग आलूद खंजर फिर तेज किए जा रहे थे और दूसरे दिन सबसे पहले नजमा के वालिद से मिला। दादा जान और हारून मेरे साथ थे और वहाब अली साहब को पूरी तफसील बताई गई और वो रोने लगे। जो काम मुझे करना था वो आप लोगों ने अंजाम दे दिया। बहरहाल मेरी बेटी इज्जत से चली गई, खुदा का यही शुक्र क्या कम है। फिर मैंने चंद रोज के बाद हारून से बात की और मेरा काम खत्म हो गया। हारून साहब, अब मुझे घर जाने की इजाज़त दें, मैंने कहा और हारून मुझे घूरने लगा। दादा जान से बात कर ली है, मैं तो उनका एक अदना सा गुलाम हूँ। बस गुलाम साहब आइए, हारून ने कहा और मुझे पकड़कर दादा जान के पास ले गया और दादा जान खूब नाराज हुए थे। मैं कहता हूँ कि ऐसी फजूल बात तुमने सोची ही क्यों? चंद रोज में हम सब तुम्हारी बस्ती चलेंगे और तुम्हारे वालदैन को यहाँ ले आएंगे। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे बच्चों, अब तुम कभी दूर ना होना। दादा जान की आंखों में आंसू भर आए और मैंने गर्दन झुका दी। अल्लाह हाफिज मेरे दोस्तों, अल्लाह हाफिज।